बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि जब बाहरी दुनिया का दरवाजा, कह सकते हैं जबरदस्ती, जापान के लिए खोला गया, तो उसने कैसे रिएक्ट किया और क्यों उसका आधुनिकीकरण का रास्ता इतना अलग, इतना विस्फोटक साबित हुआ। सही। तो पहले उस पुराने जापान को थोड़ा समझ लेते हैं। असल ताकत थी किसके पास? शोगुन के। हाँ, लगता तो यही है। हाँ, शोगुन ही असल शासक थे, सबसे बड़े सामंती प्रभु। उनके नीचे फिर डेम्यो आते थे, जो क्षेत्रीय सरदार थे। अच्छा। और फिर थे समुराय। ये योद्धा वर्ग था, जिनका अपना एक खास सम्मान और निष्ठा का कोड होता था, उनकी स्पिरिट जिसे कहते हैं। और सम्राट क्योटो में? सम्राट तो बस एक प्रतीकात्मक मुखिया थे, कोई असली ताकत नहीं। और फिर तोकुगावा शोगुनेट ने तो जापान को दुनिया से लगभग काट ही दिया था ना, शायद 1750 के आसपास। बाहरी जहाजों पर रोक लगा दी थी। हाँ, सही कहा। जापान लगभग 250 साल तक, सोचिए, एक बंद दुनिया में जी रहा था। लेकिन ये शांति फिर ज्यादा टिकी नहीं। 1853 में अमेरिकी कमोडोर पेरी आधम के अपने जंगी जहाजों के साथ। अच्छा, ये वही घटना है जिसने सब कुछ बदल दिया फिर? बिल्कुल। कहने को तो वो शायद जहाजों के लिए कोयला मांगने आए थे, है ना? पर इरादा तो साफ था, जापान पर दबाव बनाना। बिल्कुल। तोकुगावा सरकार तो हिल गई होगी। हाँ, बिल्कुल। पेरी ने पहली यात्रा में तो बस एक तरह से चेतावनी दी, लेकिन अगले ही साल 1854 में वो और भी बड़े जहाजी बेड़े के साथ लौटे। अच्छा। ये खुला शक्ति प्रदर्शन था, जिसे डिटरेंस कहते हैं। उन्होंने जापान को मजबूर कर दिया संधि करने पर। और वही थी 1854 की कानागावा संधि, जिसने जापान के बंदरगाहों को अमेरिका और फिर दूसरी पश्चिमी ताकतों के लिए खोल दिया। जबरदस्ती हुई है तो। हाँ, जबरदस्ती ही थी। और इसी जबरदस्ती और अपमान ने खासकर समुराई वर्ग के उस खास जज्बे, उनकी स्पिरिट को आप कह सकती हैं, जगा दिया। वो योद्धा वाली भावना। हाँ, राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव। उन्हें लगा कि ये कमजोर शोगुनेट अब देश की रक्षा नहीं कर सकता। तो यहीं से मेजी पुनर्स्थापना की कहानी शुरू होती है। शोगुनेट को हटाकर सम्राट यानी मेजी वंश को वापस असली सत्ता सौंपने का फैसला। बिल्कुल। लेकिन इसका मकसद सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था। असली लक्ष्य था पश्चिम का मुकाबला करने के लिए एक आधुनिक शक्तिशाली राज्य बनाना, एक एम्पावर्ड स्टेट। अच्छा। और स्रोत इस तरफ इशारा करता है कि इस लक्ष्य के पीछे पश्चिमी ताकतों से मिले अपमान का बदला लेने की एक बहुत गहरी, तीव्र भावना थी। ओहो, मतलब ये बदले की भावना। हाँ, और ये भावना आगे चलकर जापान के लगभग हर बड़े फैसले को प्रभावित करने वाली थी। यानी आधुनिकीकरण की प्रेरणा अंदरूनी विकास से ज्यादा बाहरी अपमान की प्रतिक्रिया थी। ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है। तो उन्होंने औद्योगिकरण किया कैसे फिर? क्या पश्चिम की नकल की? नहीं, नकल नहीं की, अपना रास्ता चुना। सरकार ने खुद आगे बढ़कर भारी उद्योगों में, हेवी इंडस्ट्रीज में निवेश किया। सरकार ने खुद? हाँ, शुरुआत में तो निजी बैंकर्स भी हिचकिचा रहे थे, पर बाद में वो भी शामिल हो गए। और यहीं से वो ज़ायबत्सु का उदय हुआ। मित्सुई, मित्सुबिशी जैसे बड़े शक्तिशाली औद्योगिक और बैंकिंग परिवार। हाँ, बिल्कुल। और इन ज़ायबत्सु का सरकार पर इतना असर हो गया कि सारी आर्थिक और राजनीतिक ताकत कुछ ही हाथों में सिमट गई। अच्छा। यहाँ ब्रिटेन की तरह कोई स्वतंत्र प्रभावशाली मध्य वर्ग उभर ही नहीं पाया। ये एक तरह का, कह सकते हैं, एकाधिकारवादी पूंजीवाद था, मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म, जो पूरी तरह सरकार और कुछ बड़े घरानों के नियंत्रण में था। जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए फिर कच्चे माल और बाजारों की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। क्या इसी वजह से जापान फिर उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ा, साम्राज्यवाद की तरफ? बिल्कुल। तेजी से बढ़ते उद्योगों को संसाधनों की भूख थी और अपनी बढ़ती ताकत दिखाने की चाह भी थी। इस जरूरत ने और शायद वो बदले की भावना ने भी जापान को साम्राज्यवाद की ओर धकेल दिया। उनका पहला निशाना बना चीन, फिर कोरिया और मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। और फिर 1904-05 में रूस जैसी बड़ी ताकत को हरा दिया। अरे वाह, इस जीत ने तो दुनिया को चौंका दिया होगा। हाँ, इसने न सिर्फ जापान का रुतबा बढ़ाया, बल्कि पूरे एशिया में राष्ट्रवादियों के लिए एक प्रेरणा बन गया कि देखो, पश्चिमी ताकतों को हराया जा सकता है। सही बात। इसी दौरान वो एशियाइयों के लिए एशिया फॉर एशियाटिक्स का नारा भी सामने आया, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि इसका मतलब असल में जापानी प्रभुत्व था, सबकी आजादी नहीं। अच्छा, मतलब नारा कुछ और, हकीकत कुछ और। हाँ, पश्चिमी ताकतें भी चौकन्नी हो गई। 1921 में वॉशिंगटन नौसेना सम्मेलन हुआ था ना? हाँ हाँ। उसमें जापान की नौसेना को सीमित करने की कोशिश हुई, जिससे जापान काफी नाराज हुआ। ये नाराजगी बढ़ती गई होगी। हाँ, ये नाराजगी और पश्चिमी प्रतिबंधों ने जापान को और ज्यादा आक्रामक बना दिया।
उन्होंने फिर गुप्त रूप से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई और फिर रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का हिस्सा बन गए। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध, पर्ल हार्बर पर हमला 1941 में और अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। हाँ, और युद्ध के दौरान एशियाई देशों पर जापानी कब्जा वो बेहद क्रूर था। स्रोत में सेक्स स्लेवरी और दूसरे कई अत्याचारों का भी जिक्र है। ये उस रास्ते के अंधेरे पहलू को दिखाता है जिस पर जापान चल पड़ा था। अंत में नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के बाद जापान ने हार मान ली। युद्ध के बाद जापान की अंतर्राष्ट्रीय छवि, खासकर एशिया में, बहुत खराब थी। इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान आर्थिक पुनर्निर्माण पर लगाया और उसमें वो अविश्वसनीय रूप से सफल भी रहा। तो कुल मिलाकर देखें तो जापान का आधुनिकीकरण बहुत तेज था, आर्थिक रूप से कामयाब भी रहा, लेकिन इसकी नींव पश्चिमी दबाव और अपमान की प्रतिक्रिया पर रखी गई थी। हाँ। यही प्रेरणा, जो शायद बदले की भावना से निकली थी, उसे अभूतपूर्व तरक्की के साथ साथ विनाशकारी संघर्षों की ओर भी ले गई। ये वाकई सोचने वाली बात है। किसी देश के आधुनिकीकरण की असली प्रेरणा क्या है? क्या वो अंदर से विकास की इच्छा है या बाहरी अपमान का बदला लेने की? ये चीज उसके पूरे रास्ते को, उसकी सफलताओं को, विफलताओं को और दुनिया के साथ उसके रिश्तों को किस हद तक तय करती है। क्या जापान का लक्ष्य ही, जैसा स्रोत कहता है, शुरुआत से ही कुछ हद तक गलत दिशा में था? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी लगता है।